तो चलिए बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जो कभी भी ब्रिटिशर्स द्वारा कॉलोनाइज किया ही नहीं गया था। मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे आंसर होगा नेपाल। नेपाल एक ऐसी कंट्री थी जो कि इंडिया के सब कॉन्टिनेंट वाले हिस्से के कुछ ऐसे चुनिंदा कंट्रीज में से है जो कभी ब्रिटिशर्स द्वारा कॉलोनाइज ही नहीं कर पाया गया था। जब इंडिया के माइटी किंगडम्स धीरे धीरे यूरोप के कब्जे में आते गए तब नेपाल ही सिर्फ एक ऐसा देश था जिसने अपनी सोवेरेनिटी बना करके रखी थी। लेकिन एक मिनट, एंग्लो नेपोलिस वॉर के बाद तो ब्रिटिशर्स के पास अच्छा मौका था कि नेपाल पर वो कब्जा कर ले, बट ऐसा क्यों हुआ कि ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर तो कब्जा कर लिया लेकिन नेपाल को छोड़ दिया। यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। इसी चीज का जो आंसर है वो हमको मिलेगा पास्ट में 1760 के आसपास। 1760 वो साल जब नेपाल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नेपाल एक कंट्री होने के बजाय अलग अलग टेरिटरीज में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ते रहते थे। इनमें से एक था पावरफुल गोरखालैंड जिसके किंग थे यंग फियरलेस सिर्फ 20 साल के राजा पृथ्वी नारायण शाह। 1760 में उन्होंने मुगल्स का इंडिया में बढ़ता इन्फ्लुएंस देखा और उन्होंने ये सोचा कि जैसा इंडिया में हो रहा है वैसे नेपाल में तो होने नहीं देंगे। तो उन्होंने नेपाल की सारी छोटी छोटी टेरिटरीज को एक यूनाइट कर लिया और उन्होंने बनाया एक नेपाल। तो उन्होंने अपने एम्बिशन और आर्मी के बलबूते पर एस्टैब्लिश किया एक किंगडम ऑफ नेपाल। नेपाल में गोरखास एक इमर्जिंग पावर बन रहा था, लेकिन वहीं इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। इस सब कॉन्टिनेंट में दो पावर इमर्ज हो रही थी, एक था गोरखा और वहीं दूसरा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर्स की लिस्ट में तो कभी नेपाल था ही नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। अगर आप नेपाल की ज्योग्राफी को देखोगे तो आप ये पाओगे कि नेपाल 75% माउंटेन से घिरा हुआ है जो काफी ज्यादा रगेड है, हाई एल्टीट्यूड एरिया है। एंड ब्रिटिशर्स को हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ने का कोई एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। प्लस ब्रिटिशर्स इस हालत में नहीं थे कि वो अपहिल बैटल्स कर सके। कहीं ना कहीं नेपाल को उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस ने काफी ज्यादा बचाए रखा था ब्रिटिशर्स से। एंड ऑल्सो नेपाल एक बफर जोन था ब्रिटिशर्स के लिए, बिकॉज अगर ब्रिटिशर्स नेपाल को कॉन्कर कर लेते उसका मतलब था डायरेक्ट चाइना की पावरफुल किंगडम चिंग एम्पायर से बाउंड्री शेयर करना। एंड इस वक्त में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने फुट होल्ड कर रही थी और वो किसी दूसरी बड़ी ताकत से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे। ये सबसे बड़ा रीजन रहा जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर, भूटान और सिक्किम को भी इन्वेड नहीं किया था। बट इस परंपरा को ब्रिटिशर्स काफी लंबे वक्त तक नहीं चला पाए एंड फाइनली ब्रिटिशर्स और नेपाल का आमना सामना हुआ था 1769 के सिंधुलीगढ़ी वॉर में। नेपाल में काठमांडू वैली नेपाल रीजन में एक इंपॉर्टेंट किंगडम था और उसका डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन था ब्रिटिशर्स के साथ। इसीलिए गोरखास ने काठमांडू वैली पर अटैक कर दिया था और अपने एलाय को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स भी आगे बढ़े और उसी वक्त से शुरू हो गया 1769 का ग्रेट सिंधुलीगढ़ी वॉर। ये बैटल इतना ज्यादा फेमस क्यों था? ये बैटल इसलिए ज्यादा फेमस था क्योंकि इसमें ब्रिटेन की हार हुई थी और उनके 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। गोरखा से काफी खास किस्म की लड़ाई लड़ते थे। वो अपनी लड़ाई में पत्थर, बोज एंड एरोज एंड काफी ज्यादा फेमस खुकरी का इस्तेमाल करते थे। एंड वो गोरिल्ला वॉरफेयर में भी काफी ज्यादा माहिर हुआ करते थे जो कि ग्रेट शिवाजी महाराज द्वारा भी किया जाता था। ये तीसरा रीजन था जिसकी वजह से नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी कभी कॉलोनाइज ही नहीं कर पाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखा से काफी ज्यादा डर गया था और इतना डर गया था कि उन्होंने गोरखास के साथ कोई कन्फ्रंटेशन तक नहीं किया था अगले 50 साल तक, अंटिल फाइनल वॉर बिगिंस, एंग्लो गोरखा वॉर। ये वॉर हुई थी 1814 में। ये वॉर अगले 2 साल तक लगातार चली थी विदाउट एनी ब्रेक। अब ये वॉर वो वॉर था जिसने नेपाल की किस्मत को बिल्कुल बदल के रख दिया था। ब्रिटिशर्स को ट्रेड करना था तिब्बत के साथ और बीच में आते थे ग्रेट हिमालयाज। जितने रूट्स थे जो कि इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट कर सकते थे वो सारे के सारे रूट्स को नेपाल कंट्रोल करता था। एंड ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में काफी ज्यादा टेंशंस थे एंड यही टेंशंस तब बढ़ गए जब गोरखाली ने अवध पर काफी बड़ा अटैक कर दिया था। अवध उन प्रोविंसेस में आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज द ट्रेड पर्सपेक्टिव। अब सिंधुलीगढ़ी बैटल में ब्रिटिशर्स ने काफी बड़ा सबक सीख लिया था एंड वो मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा प्रिपेयर होकर के आए थे और उन्होंने बैटलफील्ड में काफी समझदारी से लड़ाई करी। बट इसके बाद भी गोरखा आर्मी ब्रिटिशर्स के ऊपर काफी ज्यादा हावी थी। गोरखास इतने ज्यादा हावी थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके 7 अलग अलग जनरल्स को 7 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करना पड़ा था गोरखालीस के ऊपर। फाइनली ब्रिटेन ने जब नेपाल के कुछ पार्ट्स को अनेक्स किया बैटल के बीच में दोनों साइड्स पहुंची एक साइन पर, यानी कि ट्रीटी ऑफ सुगुली। इस ट्रीटी के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे थे कि नेपाल ने अपना 1/3 रीजन देना था ब्रिटिशर्स को। इस 1/3 रीजन में आता था सिक्किम, कुमाऊं, गढ़वाल एंड टेराई रीजन। एंड क्या आपको पता है कि इसके बाद जितना हिस्सा बचा वो आज का मॉडर्न नेपाल है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आया कि ब्रिटिशर्स को नेपाल की कैपिटल काठमांडू में अपनी एम्बेसी सेटअप करने का एक्सेस मिल जाए।
तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आया कि ब्रिटिशर्स गोरखालीस को अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूट कर सकते हैं। एंड इसी के अंत में ब्रिटिशर्स ने नेपाल के साथ एक वेल प्लेड गेम खेला और उन्होंने कभी नेपाल को कॉलोनाइज तो किया ही नहीं, लेकिन नेपाल का 1/3 रीजन भी हथिया लिया था।